हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं महाजनपद एवं मगध साम्राज्य। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख चुका है, लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। और महाजनपद के काल में हम लोगों ने 16 महाजनपद के जिक्र लास्ट वीडियो में अपना किया है कि प्राचीन काल में कितने जनपद थे। तो 16 महाजनपद थे, जिसका उल्लेख हम लोगों ने देखा जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य दोनों में देखने को हमें मिलता है। अब हम लोग बात कर रहे थे मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य में हम लोग कुल देखा कि 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट साम्राज्य था। पहला जो था हर्यक वंश या पितृहंता वंश भी जिसे कहा हम लोगों ने। ये इसके रीजन हम लोगों ने जिक्र किया कि इस काल में जितने भी शासक हुए वो अपने पिता की हत्या के बाद गद्दी पे बैठे, इसलिए इस वंश को हर्यक वंश के नाम से जाना गया। हर्यक वंश के बाद दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट शासक वंश हुआ वो है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट शासक हुआ वो है नंद वंश। तो आज के वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश की चर्चा करेंगे और नंद वंश की चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। शिशुनाग वंश से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिशुनाग वंश का कार्यकाल क्या है। तो शिशुनाग वंश जो था वो 412 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व तक अपना साम्राज्य शासन किया। इस वंश के संस्थापक जो थे वो शिशुनाग थे और इसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदर्शक को हटा के गद्दी पे बैठा। और इस काम में इसके एक योग अमात्य जो थे मदद किया इसने अवंती को भी जीतकर मगध में मिलाया। अवंती बहुत शक्तिशाली राज था महाजनपद का, तो शिशुनाग ने अवंती को अपने मगध राज में मिलाया। इसने एक और प्रमुख काम किया, वो था राजधानी का स्थानांतरण। इसने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग वंश के बाद उसका उत्तराधिकारी कालाशोक बना, जिसे हम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसका कार्यकाल है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक। इसने गद्दी पे बैठने के बाद फिर एक महत्वपूर्ण काम किया। इसने भी राजधानी को परिवर्तित किया और पाटलिपुत्रा में अपनी राजधानी बनाई। कालाशोक के समय में एक महत्वपूर्ण घटना और घटी, वो थी द्वितीय बौद्ध संगति की। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ वैशाली में, और इसी समय बौद्ध संघ में जो था वो 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला था अस्थावी और दूसरा था महासंघिका। इसकी भी हत्या छुरा घोंपकर किसी व्यक्ति के द्वारा कर दी गई। इसके उत्तराधिकारी हुए नंदीवर्धन या महानंदी। ये जो था ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई और नंद वंश का कार्यकाल जो हुआ वो 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहीं कहीं 323 भी देखने को मिलता है। इसके जो संस्थापक थे वहाँ महानंदी थे। इसकी हत्या महानंदी की शूद्रपुत्र महापद्म नंद ने कर दी। महापद्म नंद जो था वो अपने को एक राट की उपाधि धारण किया इसने। ये जो था संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की और वहाँ एक नहर की भी खुदवाई करवाई। इसका उल्लेख हमें हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख से भी ये भी पता चलता है कि कलिंग से एक जैन प्रतिमा ये भी लेके आया था, महापद्म लेके आया था। इसका एक मित्र था पाणिनि, जो व्याकरणाचार्य था। पुराणों में इसे कहीं कहीं सर्वछत्रांतक कहा गया है। महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक। इसका उत्तराधिकारी धनानंद हुआ, यानी कि महापद्म नंद की मृत्यु के बाद धनानंद गद्दी पे बैठा मगध साम्राज्य का। धनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था और यूनानी लेख में इसे अग्रमीज भी कहा गया है। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। इसने धनानंद ने जैन मत को अपने राज दरबार में संरक्षण दिया। यह जैन मत का पोषक था। धनानंद ने जैन अमात्य सक्टाल और स्थूलभद्र इसके राज्यकाल में थे। धनानंद के जैन के शासनकाल में 2 जैन अमात्य देखने को मिलता है, सक्टाल और स्थूलभद्र इसी के शासनकाल में थे। इसके अलावा उपवर्ष, वररुचि एवं कात्यायन जैसे विद्वान भी इसके काल में थे। 222 बीसी में चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना हुई, वो है मौर्य वंश की। और
ये मौर्य वंश जो है पूरे उत्तर भारत में या मगध साम्राज्य में सबसे महान वंशों में एक हुआ। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग अलग से मौर्य साम्राज्य के बारे में कवर करेंगे और जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन महान शासक हुए, मौर्य साम्राज्य की क्या उपलब्धियां हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में मौर्य एम्पायर में या मौर्य साम्राज्य में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।